5 नंबर की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला है, सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय z में जो r हमें संबंध दे रखा है a से b में एक ऐसा संबंध है कि संख्या 2 a माइनस बी को विभाजित करती है। द्वारा प्रदत्त एक संबंध एक तुल्यता संबंध है और इसको हमें सिद्ध करना है। तुल्यता संबंध पर आधारित प्रश्न हर साल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते ही मिलते हैं। सो 500 का कौन नंबर, बाकी बच्चों एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना, आप लोगों के लिए खजाना छोड़ रखा है। ठीक है, पूरी एनसीईआरटी पढ़ा रखी है और हर चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस छाट के ढूंढ के बना रखी है, उसको ज़रूर देख लेना। तो देखो हमें जो समुच्चय दे रखा है बच्चों, ठीक है, समुच्चय हमारा z मतलब पूर्णांकों का समुच्चय हमें दे रखा है। यहाँ से सारे मेंबर्स आएंगे और जो संबंध हमें दे रखा है a से b में एक ऐसा संबंध है कि a माइनस बी संख्या 2 से विभाजित होती है। संख्या 2 a माइनस बी को विभाजित करती है। ठीक है, ये संबंध हमें दे रखा है। तो देखो संबंध पर ही सारा कुछ निर्भर है हमारा। तो पहले वाले चीज़ पे आ जाते हैं, जैसे कि पहला संबंध, अगर हमें तुल्यता संबंध दिखाना है तो संबंध स्वतुल्य, समित और संक्रामक तीनों होना जरूरी है। तो सबसे पहले आ जाएंगे स्वतुल्य पर। ठीक है, स्वतुल्य संबंध जैसे मैं लिख रहा हूँ बच्चों, बिल्कुल आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना है। ठीक है, स्वतुल्य का संबंध क्या होता है कि खुद का संबंध खुद के साथ। ठीक है, मैंने एक मेंबर ले लिया ए जो कि पूर्णांक से आ रहा है जेड से। ठीक है, सो देखिए चूंकि अगर ए की जगह ए लें और बी की जगह भी ए लें, ए माइनस ए क्या आ गया 0, और 0 किसी से भी घट जाता है। 0 2 से विभाजित है, 0 जो है बच्चों 2 से विभाजित है। कंडीशन को संतुष्ट करना जरूरी है। तो ए खुद का संबंध खुद के साथ, अगर ए माइनस ए 0 और 2 से कट रहा है तो यानी कि ए का संबंध ए के साथ हो जाएगा और ये जो हर एक ए है वो जेड से आना चाहिए। ठीक है, संतुष्ट कर रहा है। अतः आर स्वतुल्य है, यानी कि जो संबंध है वो स्वतुल्य है। ठीक हो गया। नंबर 2 पे आ जाओ। नंबर 2 हमारा क्या होता है, सम्मित संबंध। ठीक है, ये हमारा नंबर 2 का संबंध है। सम्मित में क्या होता है, देखो 2 मेंबर चाहिए होते हैं हमें। यदि ए का संबंध बी के साथ है तो बी का भी ए के साथ होना चाहिए। और ये तो आंसर पहले से ही पता है कि ये तुल्यता संबंध है। अगर किसी को, अगर आपको सिद्ध करना है तो उसे बाई लैंग्वेज लिखते हैं, और किसी को अगर मना करना है तो उसे बाई उदाहरण देके हम मना करते हैं। तो यदि ए और बी में कहाँ से ले रहा हूँ, जेड से ले रहा हूँ, और ये मैंने माना कि भैया ए का संबंध जो है ना वो बी के साथ है। अगर ए का संबंध बी के साथ है तो प्रश्न के अनुसार ए माइनस बी 2 से विभाजित होगी। ठीक, कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। ए माइनस बी संख्या 2 से भी क्या होगी, विभाजित होगी। अगर यहाँ से मैं माइनस ओपनिस्ट ले लूँ तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा। देखो अगर 2 से कटता है तो -2 भी तो 2 से कटेगा, कटेगा ना। तो ये वही फॉर्म हो गया, तो ये भी 2 से कटेगी, 2 से विभाजित होगी। यहाँ चिन्ह से मतलब नहीं, क्योंकि 2 भी पूर्णांक है और -2 भी पूर्णांक है ना, तो चिन्ह उतना मैटर नहीं करेगा हमारा। अगर ए माइनस बी 2 से विभाजित था तो ए का संबंध बी से था। अगर बी माइनस ए 2 से विभाजित है तो बी का संबंध किसके साथ हो जाएगा, आर के साथ हो जाएगा। और हर एक ए कॉमा बी कहाँ से आएंगे, जेड से आएंगे। अतः ये क्या होगी बच्चों, यह सम्मित होगी। अतः यह सम्मित संबंध है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप आ जाओगे संक्रामक, इम्पोर्टेंट स्टेप है। बिल्कुल ऐसे लिखना है जैसे मैं लिखवा रहा हूँ, कुछ भी शॉर्टकट मत कर देना, वैसे ही मैं सिंपल करवा रहा हूँ, इससे और सिंपल कुछ नहीं होता। ठीक है, मान लेंगे, माना कि ए कॉमा बी कॉमा सी कहाँ से लिए, हमने जेड से लिए। हमें दिखाना होता है ए का संबंध बी के साथ है, बी का संबंध सी के साथ है, तो ए का संबंध भी सी के साथ होगा। तो हम पहले ये लेंगे, यदि ए का संबंध बी के साथ है तो क्या होगा, ए माइनस बी 2 से विभाजित होगी।
ठीक है। उसके बाद यदि बी पे ख़त्म हो तो बी से शुरू होगा। अगर बी कॉमा सी आर में ले लिया तो क्या होगा? प्रश्न के अनुसार बी माइनस सी किससे होगा? 2 से विभाजित होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इसको आप समीकरण 1 बोल दो और इसको समीकरण नंबर आप 2 बोल दो। अब आपको क्या करना है? समीकरण 1 और 2 को जोड़ना जाए। हर क्वेश्चन में ये स्टेप्स करने ही होते हैं, दोनों को जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 प्लस 2 से। ठीक है, जोड़ेंगे तो देखो 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित, ये स्टेटमेंट तो कॉमन आ गया। अंदर क्या आ गया? ए माइनस बी, बी माइनस सी, 2 से क्या है? विभाजित है, 2 से विभाजित है। अगर ये 2 से विभाजित है तो ये माइनस का भी प्लस का भी कटा, तो ये आ गया ए बचा और ये माइनस का सी बचा। ए माइनस सी 2 से विभाजित है, ये हमें मिला। अगर ए माइनस सी 2 से विभाजित है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि ए का संबंध सी के साथ है। ठीक है, तो ए का बी के साथ दिखाया, बी का सी के साथ दिखाया और हमने ए का सी भी दिखा दिया। अतः संबंध संक्रामक है, अतः यह संक्रामक है। ठीक, तो लास्ट में क्या लिखोगे? चूंकि संबंध स्वतुल्य कॉमा सममित तथा संक्रामक तीनों हैं, इसलिए ये क्या है? इसलिए यह स्वतुल्यता संबंध है। तुल्यता को अंग्रेजी में बोलते हैं इक्विवेलेंस, अतः यह तुल्यता संबंध है। ठीक है जी, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो प्रश्नों को दोहराते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ग हम कर रहे हैं, ख आपको लास्ट में देखने को मिलेगा। कह रहे फलन साइन एक्स की पावर कॉस एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है आपको। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और हर साल एग्जाम में आता है। तो हम क्या करेंगे? मान लेंगे फलन को, माना फलन को मैंने क्या मान लिया? वाई मान लिया, और वाई हमारे पास है साइन एक्स की पावर कॉस एक्स। ये हमारे पास फलन है। ठीक है, ये हमारा फलन है। देखो एक्स की पावर एक्स के फॉर्म में, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो हमें लेना पड़ेगा लॉग। हमें क्या लेना पड़ेगा? लॉग लेने पर लॉग ले लोगे, इधर क्या हो जाएगा? लॉग वाई, और ये हो जाएगा लॉग साइन एक्स की पावर कॉस एक्स। आप सूत्र जानते हो, लॉग एम की पावर एन क्या होता है? एन लॉग एम होता है। ठीक है, तो यहाँ से कॉस सामने आ जाएगा और ये हो जाएगा लॉग साइन एक्स। इधर क्या है आपका? लॉग वाई है। ठीक है, अब क्या करोगे? अवकलज कर दोगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर। हिंदी में भी लिख सकते हो। ठीक है, लॉग वाई का अवकलज क्या होता है? 1/y, और वाई का अवकलज क्या हो जाता है? dy/dx। इसमें लगा दो फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट वैसे का वैसा गुणे दूसरे का अवकलज, प्लस दूसरा वैसे का वैसा गुणे पहले का अवकलज। सूत्र में रख दिया। मैं चाहता तो डायरेक्ट कर सकता लेकिन मैंने नहीं किया। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा? कॉस एक्स, लॉग एक्स का अवकलज क्या होता है? 1/x, और एक्स की जगह पर साइन एक्स। साइन एक्स का दोबारा करोगे अवकलज, साइन एक्स का प्लस क्या हो जाएगा? कॉस एक्स। ठीक, ये है लॉग साइन एक्स, वैसे का वैसे कॉस एक्स का प्लस क्या होता है? माइनस के साइन एक्स। ठीक है, ये बट्टे का वाई इधर के क्या हो जाएगा? गुणे में, और ये हो जाएगा dy/dx। वाई का मान रख दो, वाई का मान क्या है? साइन एक्स की पावर कॉस एक्स। देखो कॉस बट्टा साइन क्या होता है? कॉट एक्स, इंटू में कॉस एक्स, प्लस इंटू माइनस माइनस। ठीक, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। ओके, कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं, घ नंबर में आ जाओ। इंटीग्रेशन करना है हमें, और हमारा इंटीग्रेशन है -π/4 से π/4
साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। सो आपको पता है साइन स्क्वायर एक्स का, कॉस स्क्वायर एक्स का, टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है, इसको सिंप्लीफाई करना होता है और इसका सूत्र होता है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। ठीक है, कक्षा 11 में पढ़ा होगा आपने, तो यहाँ मैं रख देता हूँ। इसके और भी तरीके हैं लेकिन मैं सिंपल वाला मेथड बता रहा हूँ सबसे। ये हो गया। अब हम इंटीग्रेशन अलग ले लेंगे, 1/2 बाहर, माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 ओनली डी एक्स, फिर माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4, ये हो जाएगा 1/2 इधर भी बाहर, ये हो जाएगा cos 2x dx। ठीक है, सो 1/2 बाहर, dx का इंटीग्रेशन x, पाई बाई 4 से माइनस के पाई बाई 4, और cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin 2x, x का क्वेश्चन क्या है 2 है, वो बट्टे में आ जाएगा, लिमिट माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4। अब क्या करना है, x की जगह पर अपर लिमिट, माइनस एक्स की जगह पर लोअर लिमिट, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 दूनी 4, एक्स की जगह पर अपर लिमिट पाई बाई 4 माइनस से। ठीक है, साइन माइनस थीटा क्या होता है प्लस थीटा, आपको पता होगा साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस के साइन थीटा, तो ये माइनस सामने आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये साइन 2 ये हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। सो यहाँ से अगर आप देखेंगे ये 2 बार है, 2 पाई बाई 4 और बट्टे में ऑलरेडी 2 हैं तो 2 से 2 कटा। अच्छा ये नेगेटिव है, फिर देखो ये चीज़ सेम चीज़ 2 बार है। ठीक है, सेम चीज़ 2 बार है तो 2 साइन पाई बाई 2 है। ठीक, तो 2 से काटो 2 दूनी 4, तो ये आ गया पाई बाई 4 और साइन पाई बाई 2 का मान कितना होता है 1, और ये बट्टे में 2 है, लॉस ऑफ आ जाएगा 4, ये पाई माइनस 2 अपॉन में 4, ये हमें हमारा उत्तर, हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो हर साल आता है, या तो कार्तीय रूप में आ जाएगा या सदिश रूप में। यहाँ सदिश रूप में कार्तीय वाला भी मैंने करा रखा है वन शॉट वीडियोस में। कह रहे रेखाओं, ये जो रेखा है और ये जो रेखा है, इनके बीच की न्यूनतम दूरी आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, सो थोड़ा सा अगर आप नोटिस करेंगे, इसमें एक चीज़ नोटिस कर पा रहे हो कि ये चीज़ और ये चीज़ समान है, लेकिन इसके अलग से सूत्र भी होता है। लेकिन कई बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि भाई कितने सूत्र याद रखें, है ना, कितने ही सूत्र हम याद रखें। तो उसके लिए जो आपको सूत्र पहले से ही मालूम है आप उसी से भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो आपका सूत्र है ना, ये किस रूप में, आर बराबर, वैसे सूत्र क्या होता है, आर बराबर होता है ए प्लस लेमडा बी, है ना। तो ये A1 है, ये B1 है, ये वाला आपका A2 है, ये आपका वाला B2 है। ठीक है, ये 2 समीकरण में आप तुलना करके निकाल लोगे, A1 क्या है, B1 क्या है, A2 क्या है, B2 क्या है। न्यूनतम दूरी का जो सूत्र होता है बच्चों, वो क्या होता है, अंगा वाला प्रश्न हम कर रहे हैं ना, तो न्यूनतम दूरी का जो सूत्र होता है D बराबर, वो होता है सारणिक के अंदर, मतलब मॉडुलस के अंदर A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 बट्टे सारणिक मॉडुलस B1 क्रॉस B2। इसके ऊपर ये वेक्टर का फॉर्म, वेक्टर का चिन्ह लगा लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें ये सब चीज़ें कैलकुलेट करनी है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं A2 माइनस A1। ये सारा कुछ आपको प्रश्न में दे रखा है। A2 हमारे पास है 3i प्लस 3j माइनस के 5 के। ठीक है, और फिर देखोगे आप जो A1 है वो हमें दे रखा है i प्लस के 2j माइनस के 4 के। ठीक है, सो यहाँ से देखिए 3 में से 1 कम करोगे तो आ जाएगा 2i, 3j में से 2j कम करोगे तो बचेगा 1j, और माइनस के 5 में 4 के जोड़ दोगे तो ये बचेगा सिंगल के। ठीक है, अब देखो B1 क्रॉस B2, ये खासियत है इस क्वेश्चन में। देखो एक चीज़ नोटिस कर पाओगे, बी क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आता ही होगा, i j के लिखेंगे, B1 और B2 दोनों सेम टू सेम है तो ये 0 आ जाएगा। देखना करके दिखाते हैं आपको, 2 3 6, नीचे भी वही है 2 3 6, समांतर का कंडीशन नहीं है। देखो i को छुपाओगे
इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, 0 आ रहा है। 6 × 18 माइनस का सारा 0 आएगा। आप प्लस के बाद क्या आता है, माइनस के जे। देखो जे छुपाओगे, 2 × 12, 6 दूनी 12, सारा 0 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से देखो के लिए आ जाओगे, 2 × 3 = 6 और 3 दूनी 6। ये तो आपको कैलकुलेट करना आते होगा। तो ये 0i + 0j + 0k। ठीक है, अब इसका सारणिक निकालोगे b1 × b2 का, ये फॉर्मूला होता है जनरली। तो 0 का वर्ग 0, तो ये ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो जनरली क्वेश्चन जो आपको दे रखा है वो सही नहीं है, मतलब ये इस सूत्र से निकलता है, ये तो आपको पता लग गया कैसे निकलता है। b1 × b2 जो भी आएगा उसका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं a2 - a1 के साथ, और इस सारणिक का मान जो भी आएगा वो बट्टे में रख देते हैं, हल करते हैं और हमें हमारा आंसर मिल जाता है। परंतु यहाँ इस क्वेश्चन में इस तरीके से नहीं हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि दिखाइए कि ये जो फलन है x = 0 पर असतत है। देखो x = 0 पर तो 0 है, लेकिन अगर x का मान 0 नहीं है तो ये है। और 0 से बड़े के लिए भी इस फंक्शन को लेना है और 0 से छोटे के लिए भी इस फंक्शन को ही लेना है। बढ़िया क्वेश्चन है। 6 का क नंबर है। ठीक है, 6 का क नंबर। तो फंक्शन क्या है हमारे पास, फंक्शन है हमारे पास मॉडुलस x/x, और ये फंक्शन तब लेना जब x का मान 0 ना हो और x = 0 पर 0 है। तो यहाँ लिखेंगे x = 0 पर। x = 0 पे क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे LHL, लिमिट x → 0 से कम के लिए फंक्शन x 0 से कम के लिए भी यही लेंगे। देखो आप जानते हो यदि x का मान 0 से कम होता है तो मॉडुलस x का मान -x होता है। फंक्शन तो ये है, देखो लिमिट x की जगह पे हमारा 0 जा रहा है और 0 से कम के लिए मॉडुलस x का मान -x हो जाता है। बट्टे में x है, x कटा, ये -1 आ गया। x बचा ही नहीं जो मैं 0 रखूँ, है कि नहीं। अब आ जाओ RHL, राइट हैंड लिमिट, यानी कि लिमिट x → 0 पॉजिटिव, 0 से अधिक के लिए। देखो आपको पता होगा अगर x का मान 0 से ज़्यादा होता है तो मॉडुलस x का मान पॉजिटिव में लिया जाता है। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट x → 0 और 0 से अधिक के लिए मॉडुलस x का मान प्लस में लिया जाता है, x से कम x। तो आप देख पा रहे हैं चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, अतः x = 0 पर फलन असतत है। ठीक, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। चलिए अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं x = 0 से x = 2π के मध्य y = cos x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस उसके लिए आसान है जिस बच्चे को ग्राफ का अच्छा नॉलेज है, नहीं तो बड़ा टफ है। देखो हमें पॉइंट दे रखा है x = 0 से x = 2π, लिमिट x में तो फॉर्मूला y/dx के अंदर लगेगा, ये आप जान गए हो। तो y बराबर हमारे पास क्या है, y = cos x है। तो इसका जो ग्राफ होता है x अक्ष, ठीक है, ये cos x का जो ग्राफ होता है वो यहाँ से जाता है ऐसे। ठीक है, 0 से 2π बोला ना, तो ये आपका 0 हो गया। ये वाला पॉइंट आपका π/2 होगा, हाँ ये वाला पॉइंट आपका पाई हो जाएगा, ये वाला पॉइंट आपका 3π/2 होगा, और यहाँ से यहाँ तक आपका क्या आ जाएगा 2π। ये सारा क्षेत्रफल आपको निकालना है। और ये वक्र किसका है, y = cos x का है। ये बिंदु O बोल दो, इसको A, इसको B, ठीक है, इस वाले पॉइंट को C, इस वाले पॉइंट को D और इस वाले पॉइंट को E, इस वाले पॉइंट को F बोल देते हैं। ठीक है, तो जो हमें निकालना है अभिष्ट क्षेत्रफल, देखो क्षेत्रफल हमेशा प्लस में होता है, इसका जो भी आएगा
इस क्षेत्र का जो अगर नेगेटिव हल करके आता है लेकिन लिखेंगे पॉजिटिव में, इस वाले का हल करके अगर नेगेटिव आता है तो लिखेंगे पॉजिटिव में, ये ध्यान रखिएगा। लिमिट हमारा देखो ये 0 से यहाँ तक आया, 0 से π/2 वाई डी एक्स, फिर π/2 से 3π/2, लिमिट x में ले रहे हैं, फॉर्मूला वाई डी एक्स, और 3π/2 से 2π वाई डी एक्स, और y क्या है कॉस। सिंपल सा क्वेश्चन है, 0 से π/2 वक्र हमारा कॉस एक्स है, सब में वही आएगा, बस फर्क लिमिट का है। फर्क किसका है, लिमिट का है। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, साइन एक्स, आप जानते ही हैं। 0 से π/2 लिमिट π/2 से 3π/2, और यहाँ पे भी लिमिट है 3π/2 से 2π। ठीक है, आपको इन जनरल आपको तो ये पता ही होगा वैसे, ट्रिक भी बता देता हूँ। साइन के लिए बात कर रहा है ना, साइन 0, देखो यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पाई होता है, यहाँ π/2 होता है, यहाँ पे 3π/2 होता है, और इधर फिर से 2π आ जाता है। ठीक है, साइन के लिए बात कर रहे हैं, मैं यहाँ एक साइन बना देता हूँ। ठीक है, साइन 0 पे वैल्यू क्या होती है, साइन 0 पे 0 होती है, पाई पे भी 0 होती है, π/2 पे 1 होती है, 3π/2 पे -1 होती है, और 2π पे 0 होती है। ये पता होगा आपको, है कि नहीं। सो यहाँ देखो अपर लिमिट लिख के दिखाना पड़ेगा, अब x के जगह पर अपर लिमिट, x की जगह पर लोअर लिमिट। फिर देखो यहाँ पर x की जगह पर अपर लिमिट, और फिर x की जगह पर लोअर लिमिट। इसमें आ जाएंगे x की जगह पर अपर लिमिट माइनस x की जगह पर लोअर लिमिट। साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1, साइन 0 की वैल्यू 0। साइन 3π/2 की वैल्यू देखो -1 है, और साइन π/2 की वैल्यू 1। मैंने बोला जो भी मान आएगा नेगेटिव का लिखेंगे पॉजिटिव, इसलिए मॉडुलस का साइन लगा दिया। साइन 2π पे वैल्यू 0, और साइन 3π/2 पे वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आ गया 1, नेगेटिव के 2 लिखेंगे पॉजिटिव, ये आ गया 1, तो आंसर आ जाएगा 4 वर्ग इकाई, क्योंकि हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो वर्ग इकाई लिखना पड़ेगा। सिंपल हो गया एकदम, क्वेश्चन एकदम बड़ा आसान हो गया। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर साल एग्जाम में आता है, इस साल भी आएगा ही आएगा। क्या बोल रहे हैं, पी का मान ज्ञात कीजिए ताकि ये जो रेखा और ये जो रेखा परस्पर लंब हो। ठीक है, परस्पर लंब हो, ये हमें बोला है। तो देखो क्वेश्चन तो सिंपल है, लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में। देखो दिया है, पहला समीकरण जो दे रखा है उसको हम लिखते हैं 1 - x बट्टे में 3, 7y माइनस के 14 बट्टे में 2p, और यह z -3 बट्टे में 2। आप जानते हो जो रेखा का समीकरण होता है, रेखा का समीकरण किस रूप में होता है, x - x1 बट्टा a, y - y1 बट्टा b, z - z1 बट्टा c, इस रूप में आपका होता है। ठीक है, इस रूप में होता है। सो देखो x y z पॉजिटिव में होना चाहिए या नेगेटिव में, और x y z सिंगल होना चाहिए। तो यहाँ से माइनस के x प्लस बनाना है तो माइनस ओबनिश लेना पड़ेगा, ये हो गया। ठीक, यहाँ से 7 ओबनिश लेना पड़ेगा, 7y 7 दूनी 14 बट्टे 2p, और ये तो ये वाला सही है। तो पहला समीकरण को सही से लिख रहे हैं, देखो इतना टाइम लग जा रहा है, तो ये बट्टी गुणे में इधर बट्टी में लिख सकता हूँ मैं इसको, 7y - 2, ये 2p, और ये 7 जो गुणे में इधर के बट्टी में आ जाएगा। ये हमारा सही रूप हो गया, ये हमारा पहला समीकरण है, ये हमारा पहला समीकरण है। उसके बाद दूसरा समीकरण जो हमें दे रखा है वो है 7 माइनस के 7x बट्टे में 3p, y - 5 बट्टे 1, 6 - z बट्टे 5। इसको भी सही करेंगे, 7 ओबनिश निकालोगे माइनस के 7, तो ये और ये
प्लस वाला माइनस के हो जाएगा, 7 एकम 7। ये वाला तो सही है, बीच वाला माइनस ओपनिश निकालोगे, ठीक है। ये बट्टे वाला गुणे वाला इधर बट्टे में आ जाएगा माइनस का, ये नेगेटिव नीचे आ जाएगा। ओके, ये हो गया। अब आप देखिए भाई, हाँ प्रॉपर वे में लिख दिए, ये हमारा A1 है, ये B1 है, ये C1 है, ये आपका A2 है, ये आपका B2 है, ये आपका C2 है, ठीक है। परस्पर लंब के लिए बोले प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार परस्पर लंब के लिए। तो परस्पर लंब के लिए क्या होता है कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का मान 0 होता है, ठीक है। तो A1 का मान है -3, A2 का मान है -3 P बट्टे में 7, B1 का मान है 2P बट्टे 7 और B2 का मान है 1, C1 का मान है 2 और C2 का मान है -5। सो देखो माइनस माइनस प्लस, 3 3 9P बट्टे 7 और यह 2P बट्टे में 7, माइनस का 5 दूनी 10, माइनस का 10 इधर आके प्लस का 10 हो जाएगा, लॉस आ गया 7, दोनों में नीचे समान है तो 9P और 2P 11P हो जाएगा, ठीक है। तो P का मान हो जाएगा 11, 10 7 70 और ये जो गुणा में इधर आके क्या हो जाएगा बट्टे में, तो P का मान आ जाएगा 70 बट्टे 11, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से बन गया, हर साल एग्जाम में आता है। आगे बढ़ते हैं, कह रहे निम्न विवरणों के अंतर्गत z बराबर ये जो दे रखा है इसका न्यूनतमीकरण करना है और ये हमारा अवरोध है। x और y का मान 0 या 0 से बड़ा है, इसका मतलब क्या है कि हल क्षेत्र में प्रथम चतुर्थांश में लेना है, ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और प्रश्नावली 12.1 आप पूरा देख लीजिएगा, मैंने नया NCERT के अकॉर्डिंग भी पढ़ा दिए, पुराना तो करा ही रखा था। 12.1 से प्रश्न आएगा ही आएगा, हो सकता है 5 नंबर में या फिर 8 नंबर में भी आ सकता है, ठीक है। मेरे पास ग्राफ नहीं है, आई थिंक ग्राफ नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ट्राई कर दें हल करने का। देखो हमें दिया है z, z हमें दे रखा है 3x प्लस के 2y, ये z दे रखा है, ठीक है। और हमें अवरोध क्या दे रखे हैं, अवरोध बोलो विवरोध बोलो जो बोलना चाहो वो बोलो, ठीक है। क्या दे रखा है कि x प्लस वाई 8 या 8 से बड़ा है, ये पहला दे रखा है, और दूसरा में दे रखा है 3x प्लस 5y 15 या 15 से छोटा है। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, असमीका को समीकरण में बदलते हैं। तो यहाँ लिखेंगे असमीका को समीकरण में बदलने पर, ठीक है। सो देखिए ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 8 और ये हो जाएगा 3x प्लस 5y बराबर 15। हम क्या करेंगे, 8 से भाग दे देंगे दोनों तरफ, 8 बट्टे 8 1 हो जाएगा, और उसके साथ देखो 15 से दोनों तरफ भाग दे दो, 15 बट्टे 15। तो देखो इसको पूरा दिखाई दो, तो ये हो गया x बट्टे 8 y बट्टे 8, ये पहला समीकरण, और यहाँ से हो जाएगा 3 बचे 15, ठीक है। बट्टे में क्या 3 बचे 15, 5 5 दिया 15, 15 एकम 15। समीकरण नंबर ये 1 का और ये समीकरण नंबर 2 है। आप जानते हो जो रेखा का समीकरण होता है वो होता है कक्षा 11 में पढ़ा x अपोन ए प्लस वाई अपोन बी बराबर 1। तो यहाँ से बिंदु आता है 1,0 और 0,b, यही होता है। तो इस वाले से बिंदु क्या होगा 8,0 और दूसरा होगा 0,8, और इस वाले से बिंदु निकलेगा 5,0 और अगला वाला बिंदु होगा 0,3। अब इन बिंदुओं को हमें ग्राफ पेपर में दर्शाना है, ठीक है। ग्राफ पेपर मेरे पास है ही नहीं, ख़त्म हो गया भाई। अब इसको देखते हैं, हल करते हैं।
ठीक है। सो देखो यह इसको भैया ग्राफ पेपर में बनाओगे तभी पूरा पूरा प्रॉपर आंसर आएगा। ठीक है, तो ट्राई करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 मैक्सिमम 8 है ना, तो ये लिख भी दोगे 1 2 3 4। ये एक्स अक्ष है, ये केंद्र है। तो जो पहला वाला बिंदु है, ग्राफ खींचेंगे, पहला बिंदु है 8,0, एक्स पे 8 जाना, वाई पे 0, और अगला बिंदु 0,8। ये बिंदु हमारा पी है और ये बिंदु हमारा क्यू है। इन दोनों को मिलाते हुए हमें क्या खींचनी है, एक रेखा खींचनी है। अभी देखेंगे इसका हल क्षेत्र किस तरफ जाता है। ठीक है, ये पहली वाली रेखा है और दूसरी वाली बिंदु क्या है, हाँ 5,0, एक्स पे 5 जाना है, वाई पे 0। ये 5,0, इसका नाम दे दो आर, इसका नाम दे दिया एस। ये हमारा आर बिंदु है। एस बिंदु क्या है, एक्स पे 0 वाई पे 3, ये हमारा एस बिंदु है। और इन दोनों को बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींचता हूँ। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हमने क्या खींच दी, रेखा खींच दी। ये देखो ऐसे क्या। अब हल क्षेत्र देखना है हमें। ठीक है, हल क्षेत्र तो प्रथम चतुर्थांश में लेना है, नीचे जाके मिला, लेकिन उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अब हल क्षेत्र के लिए देखो क्या हो जाएगा। हल क्षेत्र के लिए, हल क्षेत्र के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, केंद्र ले लेंगे। जो बिंदु हम लेते हैं वो बिंदु अगर संतुष्ट करता है तो हल क्षेत्र उसी की तरफ होता है, नहीं करता तो उसकी तरफ नहीं होता है। एक्स की जगह 0 और वाई की जगह पर 0 पर रखना है असमीका में। पहला असमीका क्या था, एक्स प्लस वाई, 8 या 8 से बड़ा है। और दूसरा हमारे पास था 3x प्लस 5y। ये चीज़ एक्स की जगह पे 0 रखोगे, वाई की जगह पे 0, तो 0 जो है 8 से बड़ा है, पहला वाला संतुष्ट नहीं कर रहा है। तो पहले वाले का हल क्षेत्र, ये जो पहला वाला है ना, इसका हल क्षेत्र इससे बाहर जाएगा, केंद्र से बाहर जाएगा। ठीक, दूसरे वाला एक्स की जगह पे 0 रखोगे और वाई की जगह पे 0, तो ये 3 गुणा 0 5, 5 गुणा 0 0, 0 प्लस 0 0 होता है, तो ये संतुष्ट कर रहा है। तो इसका हल क्षेत्र इसकी तरफ आएगा, दूसरे वाले का। तो देखो दोनों अवरोध कहीं पे मिल रहे हैं क्या, नहीं मिल रहे, तो लिखोगे लास्ट में चूंकि चूंकि उभयनिष्ठ हल क्षेत्र नहीं है। उभयनिष्ठ दोनों दो है तो दोनों के देखना होगा, 3 हो दिया हो तो तीनों का देखते हैं ना। उभयनिष्ठ हल क्षेत्र नहीं है, इसलिए उभयनिष्ठ हल क्षेत्र नहीं है, इसलिए इसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, नो सोल्यूशन। ये लिख दोगे आंसर। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, नो सोल्यूशन। तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। चलिए शुक्र है, आगे बढ़ते हैं। अंगा क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहे एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी का, 40% अंग्रेजी का और 20% दोनों अखबार पढ़ते हैं। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि ना तो हिंदी और ना ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है। ठीक है, ना तो वो हिंदी का अखबार पढ़ती है, ना ही वो अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है। और यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है तो उसके अंग्रेजी की अखबार भी पढ़ने की प्रायिकता हमें ज्ञात कर देती है। तो सबसे पहले देखो भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी का ही प्रश्न है। ठीक है, तो मैं पहले मान लेता हूँ कि हिंदी को हम एच से दर्शा रहे हैं और अंग्रेजी को हम ई से। ठीक है, तो हमें दिया क्या है, सबसे पहले देखो प्रायिकता, परसेंटेज जब दिया होता है ना, सीधा प्रायिकता दे रखा था। 60% विद्यार्थी हिंदी, यानी कि हिंदी की जो प्रायिकता है वो 60% है, यानी कि परसेंटेज का मतलब बट्टे में 100 तो 0.6। और उसके बाद 40% अंग्रेजी, 40% अंग्रेजी, 40 के बट्टे में 100 यानी कि 0.4। और 20% दोनों पढ़ते हैं, दोनों मतलब एच और ई दोनों, यानी कि उभयनिष्ठ एच और ई दोनों पढ़ते हैं 20%, यानी कि 20 के बट्टे में 100 क्या है। देखो हमें क्या बोल रहे हैं
कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वो ना तो हिंदी पढ़ता है ना ही अंग्रेजी पढ़ता है। तो अगर मैं निकाल दूं कि वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ता है, किसी चीज़ की ना होने की प्रायिकता क्या होती है, एक में से उस चीज़ की होने की प्रायिकता घटा दो। ना हिंदी और ना अंग्रेजी बोल रहा है तो हम क्या निकालते हैं कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ता है, वो पहले निकाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ निकालते हैं छात्र जो कम से कम हिंदी या हिंदी या अंग्रेजी का अखबार पढ़ते हैं, अंग्रेजी पढ़ते हैं लिख देता हूँ शॉर्ट में। इसका मतलब है या का मतलब आगे ना हिंदी एच, या मतलब यूनियन अंग्रेजी पढ़ते हैं। ये चीज़ हमें पहले निकालनी है। ठीक है, तो पहले निकाल देते हैं पी एच यूनियन ई। इसका जो सूत्र होता है वो होता है पी एच प्लस पी ई माइनस पी एच। यूनियन है तो इधर इंटरसेक्शन लग जाएगा। पी एच हमें दे रखा है प्रश्न में कितना, पी एच हमारे पास है 0.6, पी ई हमारे पास है 0.4 और ये 0.2। तो 1.0 में से घटाना है ये चीज़। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.80 यानी कि 80%। आंसर नहीं आया। 80% लोग दोनों में से कोई एक तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। ठीक है, अब प्रश्न में जो पहला बोला है, क्या बोला है, ना तो हिंदी और ना ही अंग्रेजी पढ़ते हैं, यानी कि 1 में से हिंदी और अंग्रेजी कम से कम दोनों में से कोई एक पढ़ता को घटा दूं। तो हमें घटा क्या देना है, पी एच यूनियन ई को घटा देना है। तो एक में से 0.80 घटा देंगे तो 0.20 बचेगा, यानी कि 20% लोग ना तो हिंदी पढ़ते ना ही अंग्रेजी पढ़ते। ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। सेकंड वाले पे आ जाओ। सेकंड वाले में क्या बोल रहे हैं, यदि वो हिंदी का अखबार पढ़ती है, यदि वो हिंदी का अखबार पढ़ती है, ये घटना घटित हो चुकी है, तो उसके अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने की प्रायिकता आपको निकालनी है। देखो घटना घटित हो चुकी है, कौन सी घटना घटित हो चुकी है, हिंदी की, और अंग्रेजी की पढ़ने की प्रायिकता में निकालनी है। ठीक है, सप्रतिबंध प्रायिकता पर आधारित प्रश्न है ये। तो इसका सूत्र होता है पी ई इंटरसेक्शन एच, बट्टे में एच है तो पी एच। तो पी इंटरसेक्शन एच हमने निकाल रखा है ऑलरेडी। ठीक है, पी ई इंटरसेक्शन एच हमें दे रखा है 0.2 और पी एच हमें दे रखा है 0.6। दशमलव से दशमलव हट जाएगा, 2 1 कम 2 2 3 6, तो आंसर आ जाएगा 1/3। अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से गुणा कर दो, 3 से भाग दोगे तो 33.33 आ जाएगा। तो ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। देखें पहला वाला हो गया आराम से। अब आते हैं अगले प्रश्न में, नंबर 2। नंबर 2 हमसे क्या बोल रहे हैं, अगर ये ए है ये बी है तो हमें सिद्ध करना है कि ए बी का इन्वर्स बी इन्वर्स ए इन्वर्स के बराबर होता है। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है और प्रोसीजर को तो आप जानते ही हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन हर साल पूछा जाता है। देखो हमें दिया है, क्या दिया है, जो ए हमें दे रखा है वो है 2 3 1 माइनस के 4। ठीक, और जो हमें बी दे रखा है वो है 1 माइनस 2 माइनस 1 3। ठीक है, ये हमें बी दे रखा है और ये हमें ए दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें सिद्ध क्या करना है, देखो हमें सिद्ध करना है कि जो ए बी का इन्वर्स है वो बी इन्वर्स ए इन्वर्स के बराबर आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले ए बी निकालते हैं फिर इसका इन्वर्स निकालते हैं। ए बी, ए और बी के गुणा करते हैं। ए क्या है 2 3 1 माइनस के 4 और बी आपका है 1 माइनस के 2 माइनस के 1 3। ठीक हो गया। इधर से हम रो लेते हैं और इधर से हम क्या लेते हैं, कॉलम लेते हैं गुणा करने के लिए। तो ले लेते हैं, देखो 2 एकम 2 3 एकम माइनस के 3, फिर 2 दूनी 4 और 3 तियाँ 9। ठीक है, फिर दूसरे रो पे आ जाओगे, 1 एकम 1 और 4 एकम माइनस के 4, 1 दूनी 2 और 4 तियाँ 12। ठीक है, कहीं पे भी डाउट हो
तो दोबारा ज़रूर देखें। ठीक, अब देखिए हल करेंगे आगे क्या आ जाएगा। देखो 2 में से 1 घटाएंगे, 3 घटाएंगे माइनस के 1 बचेगा, 1 में 4 घटाएंगे माइनस के 3, 9 में से 4 घटाएंगे 5, और ये 12 और 2 माइनस के 14 आ गया। ये ए बी आ गया। ठीक है, इस ए बी को ना हम एक नया नाम दे देते हैं, इसको हम सी बोल देते हैं। ठीक है, तो हमें पहले सी इन्वर्स निकालना है। चूँकि सी इन्वर्स क्या होता है, एडजॉइंट सी बट्टे सारणिक सी। तो हम क्या करते हैं, इसका सारणिक निकालते हैं। ठीक है, सारणिक निकालते हैं। सारणिक सी क्या होगा, -1 5 -3 माइनस के 14, इसकी गुणा इसके साथ 14 एक कम 14 माइनस की गुणा इसके साथ 5 तिया 15, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और 15। ठीक है, तो ये आ गया 29। ये हमें कितना मिल गया, 29 मिल गया। अब देखिए हमें एडजॉइंट निकालना है ना, तो C11 चाहिए, C12 चाहिए और C21 चाहिए, C22 चाहिए एडजॉइंट निकालने के लिए। ये पहले कॉलम में आता है या दूसरे कॉलम में आता है। देखो जोड़ने पे अगर सम आता है तो हम प्लस लगाते हैं और विषम आने पे नेगेटिव। तो देखो पहला रो पहला कॉलम क्या आ गया, -14, पहला रो दूसरा कॉलम क्या बच गया, -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर आ जाओ दूसरा रो पहला कॉलम क्या आ गया 5, दूसरा रो दूसरा कॉलम क्या आ गया -1। ठीक है, इसलिए तो जो सी इन्वर्स है जो कि ए बी इन्वर्स है हमारा, वो क्या हो जाएगा, एडजॉइंट सी क्या है हमारा, ये आ जाएगा -14 3 और ये -5 -1, और सारणिक सी का मान क्या है हमारा 29। ठीक है, अगर कहीं पे भी डाउट हो एक बार दोबारा देखिए। बी इन्वर्स तो निकाल लिया, अब हमें अलग अलग से देखो बी इन्वर्स निकालना और इन्वर्स निकालना है, फिर उनके गुणा करनी है। ठीक है, सो देखिए अब हम क्या करेंगे, बी इन्वर्स निकालने के लिए फिर से वही काम करना है। बी इन्वर्स क्या होता है, एडजॉइंट बी अपॉन सारणिक बी। ठीक है, ये निकाल दोगे और फिर आप क्या निकालोगे, ए इन्वर्स निकालोगे, जो कि होता है एडजॉइंट ए अपॉन सारणिक ए। ठीक है, ये काम हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए, हाँ सबसे पहले ए के लिए बात करें या बी के लिए। देखो सारणिक बी हम निकाल देते हैं। बी हमारे पास है 1 -2 -1 3। ठीक है, इसकी गुणा इसके साथ 3 एक कम 3, 2 दूनी 4, सॉरी 2 एक कम 2, तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, सारणिक बी निकाल दिया और सारणिक ए भी निकाल देता हूँ लगे हाथ। सारणिक ए का हमारे पास है 2 3 1 -4, तो इसकी गुणा इसके साथ 4 दूनी 8 माइनस का और 3 एक कम 3, 8 और 3 माइनस के 11 आ गया। ठीक है, कितना आ गया 11। तो इसके बट्टे में 29 आ रहा है यार। ठीक है, गुणा गुणा सब सही है ना हमारा, क्योंकि दिक्कत ना हो जाए। ठीक है, प्रोसीजर एक जगह गलती हो जाए तो पूरा सब निकल जाता है। अब देखो हमें एडजॉइंट बी निकालना है, तो एडजॉइंट बी के लिए क्या होता है, देखो डायरेक्ट कर देता हूँ यहाँ पर, पहला रो पहला कॉलम। ठीक है, तो 3 आ जाएगा और फिर पहला रो दूसरा कॉलम माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 1 2 देखो पहला वाला प्लस होता है, दूसरे वाले माइनस से गुणा करना होता है, फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव से गुणा करना होता है, प्लस माइनस। ठीक है, अब देखिए दूसरा रो पहला कॉलम क्या आ गया -2, एंड दूसरा रो पहला कॉलम क्या आ गया 1। ठीक है, ये हमारा बी इन्वर्स निकालने का सूत्र क्या होता है, एडजॉइंट बी अपॉन सारणिक बी। सारणिक बी हमारा कितना है 1 है, तो वही रह जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट मैंने एडजॉइंट बी निकाल दिया। ये क्या है हमारा, ये हमारा एडजॉइंट बी है, डायरेक्ट निकाल दिया, क्योंकि बहुत लंबा हो जा रहा है ना कैलकुलेशन। ए इन्वर्स का क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन सारणिक ए। ए का मान मैंने डायरेक्ट रख दिया सारणिक ए का। अब देखो इसमें पहला रो पहला कॉलम छुपाएंगे तो -4। ठीक है, फिर पहला रो दूसरा कॉलम छुपाएंगे तो 1 है, चिन्ह बदल देंगे -1। फिर दूसरा रो पहला कॉलम 2 1, तो अच्छा इसमें गलत हो गया, फिर दूसरा रो पहला कॉलम नेगेटिव आएगा। देखो दूसरा रो पहला कॉलम नेगेटिव से गुणा होगा, पॉजिटिव हो जाएगा।
दूसरा रो पहला कॉलम 2 पॉजिटिव, ये सही रहेगा। देखो यहाँ गड़बड़ हो रहा था, ठीक है। उसके बाद देखो दूसरा रो पहला कॉलम छुपाएंगे, 2 आएगा, चिन्ह बदल देंगे। फिर दूसरा रो, अरे सॉरी, दूसरा रो पहला कॉलम 3 आएगा, ठीक है, 3 आएगा। फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम छुपाएंगे तो 2 आएगा, ये ठीक है। अब हमें गुणा करना है किसकी, अब हमें गुणा करनी है बी इनवर्स ए इनवर्स की। तो देखो बी इनवर्स क्या है हमारे पास, 3 2 1 1, और ए हमारे पास है -4 -3 -1 -के ये 2, और इसके बट्टे में क्या है -11, ठीक। तो देखो 3 चौके 12, इसके गुणा ऐसे लेते हैं, 3 चौके 12 -2 एकम 2, फिर 3 तिया 9 और 2 दूनी 4, सब कुछ सही, बस फर्क बट्टे का आ रहा है देखना। फिर 1 चौके 4 और 1 एकम -1, 1 तिया -3, 1 दूनी 2, तो ये आ गया -14, ये आ गया -5, और यहाँ आ गया -5, और ये आ गया -1। ठीक है, कुछ तो गड़बड़ है इस प्रश्न में, तो ये हो गया, बराबर नहीं आ रहा है, बराबर नहीं आ रहा, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है जो कि हमें दिख नहीं रहा है, ठीक। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया।